इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दादी जानकी एक असामान्य महिला थी। एक ऐसी महिला जिन्होंने हर किसी के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला और एक अमिट छाप छोड़ दी। वे आज के समय की एक महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक कही जा सकती है। परंतु इतनी सफलता के बावजूद वे काफी हद तक गुप्त रही। दादी ने जो खुद अत्यधिक अनुशासन और तपस्या का जीवन जीती थी, कई हजारों वेस्टर्नर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल एक सात्विक और स्पिरिचुअल और योगी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित किया। ऐसे दादी जी के कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मंदा बहन। आपका दादी जी के साथ बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। आप वर्तमान में यूके ऑक्सफोर्ड के पास ब्रह्मा कुमारीज के विशाल ग्लोबल रिट्रीट सेंटर का संचालन करते हैं। तो आइए सुनते हैं मंदा बहन से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। मंदा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू आवर दिस सीरीज ऑफ कंपेनियन ऑफ गॉड। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया हम दादी जी के साथ के संबंध की बातें सुनाने के लिए। जी, दादी जी के साथ तो हम आपका क्या रिलेशन था वो तो बहुत सारी बातें आपसे निकलवाएंगे। हम आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं दैट हाउ यू केम इन कांटेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन और हाउ यू डिसाइडेड, एक्चुअली आपने कैसे डिसाइड किया कि यू विल डेडिकेट योर लाइफ हियर। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझती मैं 19 साल की थी। ये 79 की बात है जब कुछ हमारे फैमिली के संबंधी भारत से आए थे यूके में। हाँ। तो वो हमारी जो हम उनको बुआ कहते थे, हाँ। वो ज्ञान में चल रही थी उन दिनों में। जी। तो उन्हों को एक्चुअली जब यूके आई तो जो अमृत वेला बैठती थी तो उसको मैं अमृत वेला में दिखाई दी। तो वो मेरे को कहने लगी कि आप मैं जो योग करती हूँ ना, मेडिटेशन करती हूँ, आप सीखो। तो उन समय तो मैंने कहा मैं 19 साल की हूँ, मैं क्या योग में बैठ के करूँगी। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी। फिर भी उन्हों के कहने पर हमारी माता जी ने कोर्स किया, वो तुरंत ज्ञान में आई। तो उन्होंने जब कोर्स किया, माता जी ज्ञान में आई, उसके बाद हमने भी कोर्स किया। लेकिन उस समय तो था कि अभी इतना योग में बैठना, भगवान को याद करना, ये हम अभी तो नहीं चाहते, हमको अभी तो बहुत कुछ करना है। लेकिन 22-21 साल की उम्र हुई तो उसके बाद मेरे को संकल्प चलने लगे और संकल्प ये चलने लगे कि अगर जीवन जीना है तो कुछ महत्वपूर्ण जीवन होना चाहिए। ऐसे नहीं जो संसार में सब करते हैं ऐसे हम भी करें और हमारे जीवन साधारण सबके जैसी बने। ये संकल्प मुझे था कि मेरे को अपनी जीवन ऐसी नहीं रखनी है। तो फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम मैं हमारे लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गई तो मुझे कुछ एक
अनोखा अनुभव हुआ। कहाँ पर? लेस्टर में, यूके में। जी। मैं 20-21 साल की होंगी बाय दैट टाइम। तो ये अनुभव किया कि आंतरिक खुशी क्या होती है। जी, बाहर जी। से कुछ नहीं, एक जैसे अंदर से। और स्थान जो था एकदम साधारण स्थान था, कोई खास लोग नहीं थे, ऐसे भी नहीं थी कोई महान आध्यात्मिक पर्सनालिटी वहाँ थी, छोटा सा किसी का घर था। जी। जब मैंने वो खुशी का अनुभव किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ की ज़रूरत है। तब तक तो मैं समझती हूँ अपने पास सब कुछ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खुशी का अनुभव हुआ तो मैंने कहा अगर चाहिए तो ये चीज़ चाहिए। तो मैंने अपने लिए शुरू किया। पहले तो हफ्ते में 1 बारी जाना शुरू किया, 2 बारी जाना शुरू किया, ऐसे अपने लिए शुरू किया। लेकिन मैंने निर्णय नहीं किया था कि मुझे यही जीवन अपने लिए चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट पैदा हुआ। हाँ जी। क्योंकि मुझे ये भी समझ में आया कि अगर संसार में अगर हमको कुछ करना है तो ये सोशल एक्टिविटीज जो होती है ना, वो भले हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। गरीबों की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, या बच्चों को ऐसे ऑर्फन्स को मदद करना, ये है सेवा। लेकिन मुझे ये अनुभव होने से मुझे ये लगा कि दैट्स नॉट इनफ। यस यस, और कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव से मुझे ये लगा कि अगर सेवा किसी की करनी हुई है तो इससे सेवा हो सकती है। जी जी। इसलिए मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एक्चुअली 2-3 मास के बाद फिर मैं भारत आई। माउंट आबू, हमारे जो लोकल सेंटर से सभी जा रहे थे और बहुत ही अनोखे अनुभव सुनाते थे उन दिनों में। तो मैंने समझा ये स्थान, ये जो अनुभव ये सभी कह रहे हैं, ऐसे अनुभव सुना रहे थे कि भगवान की प्राप्ति उनको सचमुच हुई। जी। तो मुझे हुआ कि मैं माउंट आबू जाऊं। जी। तो मैंने शुरू किया था, 2-3 मास ही हुए थे। जी। और मैंने निर्णय नहीं किया था कि मुझे ये जीवन पर चलना है। हाँ जी। लेकिन जब मैं माउंट आबू आई, मधुबन आई, तो जहाँ वहाँ का जो माहौल था, जहाँ की जो वातावरण थे, वहाँ के जो भाई बहनों को मिल के मुझे ऐसे लगा कि ये तो जैसे कि मेरा सदा का अनुभव है। जी। यही अनुभव हैं, यही जो लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ। Your family. This is my family. These are the people that I belong to. मैं दादियों को मिली तो मुझे लगा कि यही मेरी लाइफ है। जी। और मुझे हमारे ब्रह्मा बाबा का, हमारे बाप दादा का अवतरण होता है, उस समय मुझे दृष्टि मिली। तो दृष्टि में मुझे यही अनुभव हुआ कि परमात्मा मेरा पिता है। जी। और वो उनके साथ का वो संबंध है, वही मेरा सदाकाल का संबंध है। जी बिल्कुल। तो मधुबन आने से उसके पहले मैंने निर्णय नहीं किया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है। जी जी। मधुबन में मैंने निर्णय किया और उसी समय मैं दादी जानकी को फर्स्ट टाइम मिली। एक्चुअली उसके पहले मिली थी, लेकिन 2-3 साल पहले मिली थी, लेकिन ये जो समझ मिली उसके बाद नहीं मिली थी। जी 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 जी। तो बस वही से ही मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है। तो आपको फैमिली की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं आया? हमारी माताजी ज्ञान में चलती थी। जी जी। हमारे पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे। उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन तो नहीं, लेकिन उनको था कि हम 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी मैं थी, हूँ राधा। सो उनको था कि हमको ऐसे ब्रह्मा कुमारी जीवन में नहीं जाना चाहिए, हमको व्यावहारिक जीवन, संसार में रहना। लेकिन उनका स्वभाव ऐसे है कि वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगी किसी भी बात की। हाँ जी। तो उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया। उनको पहले था कि मैं न चलूं ज्ञान में, मैं मधुबन न आऊं। फिर मैंने जब निर्णय किया और घर छोड़ के मैं सेंटर में रहने गई, पहले साल में ही। जी जी। 1 ही साल हुआ था मैंने शुरू किए। और जब मैं सेंटर पर गई तो उनको था कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि तुम नहीं जाओ। और ये जब मुझे अभी भी याद है, मैं जब गाड़ी में बैठने गई तो उन्होंने मेरे को बोला, ये याद रखना, ये घर का दरवाजा खुला है जी, तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। जी जी जी। हमारी माता जी की वृत्ति थी, तुम जाओ वापस कभी नहीं आना। जी जी। और पिताजी का था, जब चाहे तुम आ सकती हो। जी।
और फिर जब दादी जानकी को मिली, मैंने तुरंत निर्णय कर लिया कि अगर मेरे को ये जीवन जीना है तो संपूर्ण रीति से ब्रह्मा कुमारी बन के रहना है। घर में रहना, फिर आधा घर में, आधा बाहर, आधा सेंटर पर, ये मुझे नहीं चाहिए। जी। इसलिए मैंने एकदम निर्णय कर लिया। और दादी ने उसमें बहुत ही सपोर्ट दिया, दादी जानकी ने। दादी जब मैं मधुबनी में थी उसी समय जयंती बहन ने मुझे को बुलाया और कहती है, अच्छा मंदा, तुम्हारा क्या विचार है? तो मैंने कहा, जयंती बहन अब तो मैं चाहूँगी कि लंदन में आके रहूँ। पहले लेस्टर में रहती थी, 100 माइल्स लंदन से दूर है। तो मैंने कहा कि मैं लंदन में आके रहना चाहती थी। तो जयंती बहन ने बोला, तुम ऐसा नहीं सोचना, तुम ऐसा तुरंत कहेंगी तो कोई कहेगा कि इनको क्या हो गया है, इनको ब्रेन वॉश हो गया है क्या, ये अभी तुरंत सेंटर पे रहना चाहती हैं। मैंने उनों की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये भी मुझे याद है, जब जयंती बहन दादी के पास गई, मैं भी साथ में थी, तो जयंती बहन ने दादी को बोला, दादी मंदा लंदन आना चाहती हैं। तो दादी लेकिन मैंने उसको बोला, तुम ऐसा नहीं सोचो। दादी ने सिर्फ इतना बोला, देख लेंगे। जी। बस इतना ही। लेकिन वो संकल्प, that was my welcome. But when I came back, जब मैं लंदन वापस आई, फर्स्ट टाइम दादी को मिली, तो दादी ने मेरे को याद दिलाया कि जयंती ने मेरे को बोला था कि तुम लंदन आना चाहती हैं, तो तुम आ जाओ। तो पहले तो मेरे को सरप्राइज लगी, लेकिन मैं तुरंत ऐसे नहीं, मैंने मान लिया। मैंने कहा, दादी तो ऐसे ही बोल रही हैं। फिर 2 सप्ताह के बाद दोबारा मैं दादी को मिली, तो दादी कहती है, तुम लंदन आना चाहती थी ना, तुम आ जाओ। तो मैंने कहा, लेकिन दादी मेरी नौकरी है, मेरे पिताजी भी मानते नहीं हैं, उन्हों को तो संकल्प है कि मैं घर में ही रहूं। तो दादी कहते, कोई हर्जा नहीं, हम देख लेंगे उनका। जी। तुम्हारी नौकरी वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लो। तो मैंने बस यही किया, ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की। 6 मास लगे उसमें। जब तक न ट्रांसफ़र हुए तब तक मैं दादी को कहती थी, दादी मेरे को आने दो ना, मैं ये छोड़ के दूसरी नौकरी ले लूँगी। दादी कहती है, नहीं, वही नौकरी यहाँ आके करो। तो उसमें 6-7 मास लग गए। बस उसके बाद तो नौकरी मिल गई। उसके बाद भी जयंती बहन कहती है, नहीं, मैं नहीं क्योंकि उन्होंने मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अगर तुम यहाँ नौकरी छोड़ के जाती हैं, लंदन में जाती हैं, तो हम तुमको नौकरी देंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद हमारे पास ज़रूरत है तो हम रखेंगे, नहीं तो छुट्टी कर देंगे। तो जयंती बहन कहती है, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर तुमको परमानेंट रखे तो तुम रहो, नहीं तो तुम वहाँ ही रहो, लेस्टर में ही रहो। तो मुझे था कि दादी जान की मुझे ऐसा नहीं कहेंगे, मेरे को कुछ और कहेंगे। फिर भी उन दिनों में वो इनोसेंस के कारण मैंने जयंती बहन को बोला, मैं दादी को पूछूं तो आपको हर्जा है? तो कहते, नहीं, तुम दादी को पूछ सकती हो। तो उन दिनों में दादी नहीं थी वहाँ पे, दादी बाहर थी। फिर दादी आई तो मैं दादी को मिलने गई, तो दादी को मैंने बताया, तो इस प्रकार से हैं कि मुझे 1 साल की नौकरी देंगे, फिर बाद में शायद न भी देवें। तो दादी कहती है, ठीक है, मैं जयंती से बात करूँगी। मैंने कहा, ओ भगवान, जयंती बहन तो मना करती हैं, तो वो क्या कहेंगी फिर? दादी फिर मना कर देंगी। तो मैंने बोला दादी को, जयंती बहन तो मना करती हैं। तो दादी कहती है, मैं बात करूँगी। मतलब वो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। हाँ, दादी की विशेषता ये थी कि कोई भी, किसी के भी संस्कार या पर्सनालिटी या कुछ ऐसी हद की बातें होती थी, दादी नहीं देखती थी। क्यों नहीं देखती थी? बिकॉज दादी उन्हों की कमी भर देती थी। हाँ जी। अगर हमारे में कोई कमजोरी है या कुछ ऐसी बात है, तो दादी ये स्वीकार करती थी कि भले इसमें कमी है, मैं इनको मदद करूंगी, कुछ परिवर्तन। That's right. She filled the gap. She compensated for you. So बस उसके बाद तो दादी ने मेरे को बोला, अच्छा ठीक है, मैंने जयंती से बात की है तो तुम आ सकती हो। तो उस समय जयंती बहन सामने बैठी थी, तो जयंती बहन तो फिर भी दादी कहती है, अब फिर भी जयंती कहती हैं कि तुमको क्यों मैं छुट्टी दूं, और तुम्हारे जैसी बहुत सारी कुमारी, ये 82 की बात है। जी 82 की बात है। तुम्हारे सामने तो तुम्हारे जैसे तो बहुत सारी कुमारियां हैं, तो तुमको क्यों मैं छुट्टी देती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दादी कहती है दादी ने बोला
ऐसे मैं तुमको नचाऊंगी, जैसे मैं जयंती को नचाती हूँ ऐसे तुमको नचाऊंगी, है कबूल? मैंने कहा हाँ कबूल है। कभी रोना नहीं है कबूल? मैंने कहा नहीं रोऊंगी। तो क्या बोला, ठीक है अभी लिखत में दो जी। तो मैंने लिखत में ऐसे दिया। I was what 22 at the time, just turned 22 at the time। बस अभी तो और the rest is history। जी, सो व्हेन यू केम फर्स्ट टाइम, जब पहली बार यहाँ मधुबन आए, तो आपने इतनी सारी दादियों को देखा। अर्लियर तो पहले तो लंदन में एक ही दादी को देखते थे, तो यहाँ इतने सारे संगठन को देखा, सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? आपको क्या अनुभव हुआ मधुबन में, द होल गैदरिंग ऑफ सो मेनी दादीज? मेरे को यही लगा कि ये मेरे लोग हैं, जैसे कि मैं उनकी हूँ और ये मेरे अपने हैं। ऐसे नहीं लगा कि मेरे को उसको जानना पड़ेगा, ऐसे उनसे भी भाषण नहीं आई कि मैं जैसे कि मैं उनको पहली बार मिल रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हम सदा के पहचाने हुए हैं। बट ये जो अपनेपन की भाषा थी ना, तो वो मैंने ऐसे कभी अनुभव नहीं किया था। भले लौकिक में अपने संबंधियों से होता है, फिर भी वो भाषा कुछ और होती है। लेकिन ये रूहानियत की अपनेपन की भाषा कुछ और होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या है, बाहर की दुनिया में इतनी सारी माताएं बहनें एक साथ रहना इम्पॉसिबल समझते हैं, राइट। लेकिन ये तो पूरी संस्था ही वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने जब ये देखा कि यहाँ सब बड़े बड़े स्तर पे बड़े बड़े सेंटर्स चलाने वाली सब बहनें हैं, एंड सब एकजुट होकर के चला रही हैं, इतनी सारी दादियाँ हैं जो मिल कर के चला रही हैं। सो ये कैसे लगता है कि आपको जब आप यहाँ आए, दैट हाउ वाज दैट पॉसिबल? उन दिनों में तो आई कैन ऑनेस्टली से ये सब बातें मुझे ध्यान में नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, तो ये बातें नहीं थी कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, बहनों की संस्था है और संस्था चला रही है। ये सब तो बाद में समझ भी आई। और लेकिन बाद में भी हम देखते हैं जैसे दादियों ने संस्था को चलाई, ऐसे कोई नहीं चला सकता है। माताएं बन के बहनों के हिसाब से उन्होंने जो प्यार दिया, जो पालना दी, और ऐसे कभी किसी को आवाज से बोलना, न किसी से कुछ ऐसा व्यवहार करना, न किसी को टुकराना, न किसी को दूर करना, लेकिन और ही जो हैं जैसे हैं वैसे स्वीकार करके उनसे सेवा लेना। उनका ये नहीं था कि ये व्यक्ति काम का है, ऐसे नहीं, लेकिन ये उनका हमेशा स्मृति रहती थी कि ये भगवान के बच्चे हैं। इसलिए हमारे भी भाई बहन हैं। तो उस भाषा से ऐसे लगता था जैसे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। We can conquer the world। हम लोग जब आए कुछ जवान थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, लेकिन हमारे से जो उन्होंने हमारे से सेवा कराई, हमारे से जो सेवा ली, वो सेवा हमने ऐसे सीखी उन्हों से कि भगवान हमारे द्वारा सब कुछ करा सकते हैं। हमने जो किया है in the last 40 years, अगर मैं बाहर की दुनिया में होती तो मेरे को कितना पढ़ना लिखना पड़ता, कितना टाइम देना पड़ता, कभी हम नहीं सीखते। उसमें भी फिर सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने डिग्री पास की तब आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन हमने जो सेवा की है, जो हम बाबा ने, दादियों ने हमको सिखाया, वो हम इतने सालों में कभी नहीं सीख सकते। लेकिन उसमें क्वालिटी, उसमें प्रेम भावना, इसमें त्याग, इसमें तपस्या, इसकी जो भाषा है वो पढ़े लिखे होते हैं, करते हैं, उसमें नहीं होती हैं। जी, तो दादी के बारे में अगर हम बात करें तो दादी कम्युनिकेट कैसे करते थे? जो बाहर वेस्टर्नर्स थे, लंदन में दादी रहते थे, तो व्हाट वाज द स्पेशलिटी? क्योंकि दादी को भाषा नहीं आती थी, हालांकि ट्रांसलेटर्स होते थे, वो सब कुछ चलता था, लेकिन वो लोग दादी की भावनाएं, दादी की टीचिंग्स जो हैं, उनको उसमें बहुत गहराई है और एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है जो इंडियन पर्सपेक्टिव है थिंकिंग का। क्योंकि कोई भी नया आता है तो सबसे पहले सोचता है दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन लाइफस्टाइल और प्रीचिंग अबाउट इंडियन लाइफस्टाइल। तो उसमें दादी ने सबको कैसे मोल्ड किया, उनको कैसे चेंज किया? इट्स अ गुड क्वेश्चन।
लेकिन दादी's method of communication was not words. Words तो secondary होते हैं. जी. दादी की communication was through the eyes and through the heart. जैसे हम बात कर रहे थे ना पहले, कोई भी व्यक्ति सामने आएंगी, दादी उनको दृष्टि देंगी, तो उस दृष्टि में उनको सब कुछ समझ में आ जाता था. और मुख्य बात तो ये विश्वास. जी. विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, सच्चाई, ये अनुभव दादी से, पहले दादी की दृष्टि से और फिर भावना से, दादी की दिल की भावना से. जैसे मैंने बताया ना, मेरे को दादियों को मिलके ये हुआ कि जैसे मैं इनको पहचानती हूँ, जानी जानी पहचाने लोग हैं, और जैसे सदियों पुराना संबंध. मैं समझती सभी जो विदेशी भी है ना, उनको भी यही अनुभव होता था दादी से कि ये पहचान है और हम हमारी जीवन इनके हाथ में दे सकते हैं. हम कभी धोखा नहीं खाएंगे, नहीं कोई हमारा, नहीं ये व्यक्ति हमारा एडवांटेज लेंगे. जी. ये अनुभव सबसे पहले होता था. सबसे पहले ये विश्वास होना जरूरी है. ये विश्वास होता था दादी से. तो इसलिए फिर जो भी आप कहो ना, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और दादी ने हमको भी यही सिखाया. सबसे पहला, कोई भी अगर मुझे पूछे कि दादी का सबसे विशेष गुण कौन सा था, हाँ जी. सच्चाई. जी. दादी को सच्चाई अच्छी लगती थी, औरों में भी अच्छी लगती थी. तो सबसे मुख्य गुण दादी का भी सच्चाई का था, सत्यता का था. जी. जिस सत्यता के, जो बात जैसी है वैसी, लेकिन उसमें स्नेह भरा हुआ हो, उसमें प्यार भरा हुआ हो, उसमें सिंप्लिसिटी भरी हुई हो. अगर ये है तो फिर ऑल सुपरफिशियल जो होता है ना, डजंट मैटर. तो और दादी की बुद्धि अति तेज, अति होशियार. मैं समझती हूँ भले बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में थे और हैं भी, लेकिन जिस हिसाब से दादी की बुद्धि चलती थी ना, आध्यात्मिक ज्ञान में, और सब बातें तो छोड़ो, भले दादी खुद कहेंगी एकेडमिकली दादी ने कोई डिग्रीज नहीं पास की थी. जी. और उनको जरूरत भी नहीं थी कोई डिग्रीज पास करने की. लेकिन उनकी बुद्धि जो थी ना, तो ज्ञान में बहुत ही तेज थी. और जो बात ऊपर से कैसी भी हो, लेकिन उसको उसके राज में समझना, ये दादी की विशेषता थी. और साथ साथ इस विशेषता, दादी उसको लैंग्वेज दे सकती थी. Many people understand many things, but they can't give words to what they understand. दादी grasped things, लेकिन वो दादी शब्दों में सुना सकती थी. मैंने तो दादी जानकी का बहुत ही ट्रांसलेशन किया हुआ है. हाँ जी. तो कई लोग ऐसे समझते थे कि शायद दादी सेम आंसर्स देती होंगी, इसलिए मुझे पता है कि क्या आंसर दादी देने वाली है. जी. लेकिन हो ही नहीं सकता है. अगर आप दादी को एक प्रश्न आज पूछो, वही प्रश्न आप 10 दिन के बाद पूछेंगे, तो दादी का जवाब कुछ और ही निकलेगा. जी. क्योंकि दादी अपने अंदर गहराई से विचार सागर मंथन करती थी, और विचार सागर मंथन करके उसका अभ्यास करती थी. तो आज जिस बात का आपको जवाब दिया, उसका जवाब आज के अनुभव अनुसार, ऐसे नहीं रटा हुआ जवाब है. तो रटा हुआ जवाब आपको 10 दिन के बाद वही मिलेगा. लेकिन उनका अनुभव बदल गया. 10 दिन के बाद उनका अनुभव बदल गया, उनका अनुभव और गहरा हो गया, उन्होंने और बातें देखी, तो वो बातें फिर ऐड हो जाएगी. जी. तो हम यही देखते थे कि ज्ञान की समझ दादी से, और विदेशियों को ये सबसे बात अच्छी लगी दादी की, कि the depth of knowledge, the depth of understanding. भले दादी की जीवन साधारण जीवन नहीं थी, दुनियावी जीवन नहीं थी, हम जैसे चलते हैं ऐसी उनकी जीवन नहीं थी, लेकिन फिर भी दादी समझ सकती थी कि हमारे जीवन में क्या क्या बातें चलती होगी. मानवता की कमजोरी कहो, मानवता की रीत रिवाज कहो, कुछ भी कहो. जी. जैसे उनको सिर्फ रूहानियत की स्मृति से थी. जी. दादी का माइंड भी बहुत स्टेबल रहता था. तो मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी के लिए एक वो भी कराया था, एक टेस्ट कराया था, वेरिन आज तो हम इंडिया में वो बात बहुत गर्व से कहते हैं कि दादी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड. That's right.
तो वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मैं दादी के साथ नहीं थी उस समय, लेकिन दादी कैलिफोर्निया टेक्सास में थी, मैं समझती हूँ। हाँ जी। तो वहाँ दादी गई थी, तो कहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस उनके पास ये मशीनरी थी। तो मैं समझती हूँ अभी कौन लेके गया मुझे याद नहीं है, कोई हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन ही होगी। तो उनको वहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए लेके गए। फोटोज देखे होंगे आपने, यहाँ ये सब लगाया हुआ है। तो बस यही कि उन्होंने दादी को कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल सम्स दिए और कहा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो। तो ये सब करने के लिए दिया। फिर और उस समय उनका मन मॉनिटर हो रहा था, माइंड मॉनिटर हो रहा था। ये सब करते हुए भी दादी एकदम अंदर से स्थिर। कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछे, ये प्रश्न पूछने के बाद भी उस प्रश्न का जवाब देते हुए भी दादी के अंदर बिल्कुल हलचल नहीं हुई। कैसे, क्यों, क्या कहूँगी, कैसे करूँगी, नर्वसनेस आ जाए, कुछ भी नहीं। दादी एकदम स्थिर थी। तो इसलिए उन्होंने जब मॉनिटर किया तो ये उस हिसाब से कि कॉम्प्लिकेटेड बातें सोचते हुए भी मन एकदम शांत है। तो इसलिए दादी को हम कह सकते हैं, दादी को उस समय, और ये भी मैं समझती हूँ 40 साल पहले की बात होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। It must be late 70s, early 80s, maybe 80, 81, something like that. दादी किस चीज़, ज्ञान में भी कौन सी ऐसी बात विशेष होती थी जिसकी दादी हम कहेंगे शी वॉज द अथॉरिटी? आई मीन जैसे कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के अथॉरिटी से बोलता है, तो इसमें ज्ञान में कौन सी, क्योंकि ज्ञान तो बाबा का बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़े रूप से अगर देखा जाए, तो उसमें विशेष दादी का किस बात पे ज़्यादा पुरुषार्थ रहता था, ज़्यादा ध्यान रहता था? दादी को परमात्मा से बहुत प्यार था। जी। इतना गहरा प्यार। तो मैं समझती इसमें भी दादी को ही मैं कहूँगी कि दादी भगवान का अनुभव करते करते भी उनको उस अनुभव को लैंग्वेज में लाना, उस अनुभव को शब्दों में लाना, ताकि हम भी वो अनुभव कर सकें। हाँ जी। तो दादी को इतना बाबा से प्यार, इतना परमात्मा से प्यार, उनका हमेशा एक्सपेरिमेंट चलता था कि मैं कैसे बाबा के साथ रहूं और मुझे परमात्मा का साथ का अनुभव हो। लेकिन वो भी कहा जाता है ना, जो है जैसा है वैसा परमात्मा को समझना। जी बिल्कुल। वो बात मैं समझती हूँ दादी में थी। और समझाती दादी बहुत थी, समझाएंगी, लेकिन साथ साथ में समझने वाले की भी वो क्या कहेंगे ताकत भी हो। जी, उसको इंटरप्रेट करना, उनको कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड बुद्धि से भी, लेकिन अपनी रूहानियत से भी कॉम्प्रिहेंड करना। जी। तो मैं समझती हूँ दादी की विशेषता, जैसे दादी की बुक आप दादी का टाइटल भी बताते हो ना, कंपेनियन ऑफ गॉड। सो रियली मैं समझती हूँ दादी की विशेषता इस बात की थी कि भगवान को कैसे अपना बनाना, भगवान की याद में कैसे रहा जाए, भगवान को यूज कैसे करना, भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे बना रहे, हर प्रकार से हर संबंध कैसे बना रहे, ताकि हमको ये भगवान की हमारी जीवन यही भगवान की दी हुई देन, जी। और उस देन को हम उस सेक्रेडनेस, जी बिल्कुल, उस शुद्धता से, उस पवित्रता से, जैसे भगवान हमको उस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से हम भी अपने आप को देखें। जी। ये दादी की विशेषता मैं समझती हूँ कि अपने लिए भी इतना ही श्रेष्ठ, इतनी ही श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और समझ, ताकि हम भी परमात्मा को अपना साथी बना सके। जी बिल्कुल। थैंक यू मंदा बहन, हम आपको यहीं जाने नहीं देंगे और अगले एपिसोड में भी हम बहुत सारी बातें आपसे निकलवाएंगे, दादी की वो स्टोरीज जो सीक्रेट है और हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं। और भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, दादी जी ने अपने आप को हमेशा अलर्ट, एक्टिव रखा तथा अपने जीवन को अमूल्य और परमात्मा की देन समझ सदा अधिक से अधिक लाभ उठाया। दादी जी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे, बल्कि आराम करते हुए भी दादी जी अनेक आत्माओं को सकाश शक्ति देने की सेवा करते थे।
दादी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी मीठे अनुभव मंदा बहन से हमारे अगले एपिसोड में ज़रूर देखें। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।